हाय एवरीवन, वेलकम टू रेडी फॉर एग्ज़ाम। रेडी फॉर एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 28 जनवरी 2019 सेकेंड शिफ्ट का पेपर करवाऊंगा यूपीपी का। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं, 15 की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। यदि माना जाता है कि औसत क्रय मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए, तब प्रति वस्तु विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भैया 10 की दर से 7 वस्तुएं खरीद रहा है, मतलब 7 वस्तुएं। 10 की दर से क्या मतलब है कि हर वस्तु 10 रुपये की 7 टू खरीद रहा है। ठीक है, हर वस्तु 10 रुपये की है तो कै टू खरीद रहा है, 7 टू खरीद रहा है। तो एक वस्तु 10 रुपये का है तो 7 वस्तु कितने में हो जाएगी? 10 सत्ते 70 रुपये का हो जाएगा। ये आ गया आपका 70 रुपये उसका, जो 7 टू खरीद रहा है। और 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं, मतलब हर वस्तु 9 रुपये का, हर वस्तु जो 11 रुपये की दर से, मतलब हर वस्तु 11 रुपये की, तो कितनी वस्तु खरीद रहा है? 9 वस्तु खरीद रहा है। तो एक वस्तु अगर 11 रुपये की है तो 9 वस्तु कितने रुपये की हो जाएगी? 11 9 99 रुपये का हो जाएगा। ठीक है। और 15 रुपये की दर से 14 वस्तु, मतलब हर वस्तु 15 रुपये की है तो ऐसे 14 टू है तो 15 गुणे 14, 15 गुणे 14 करो कितना आ जाएगा? 15 चौका 60, 15 गुणे 15, 15 और 6 21, 210 रुपये। ठीक है, ये टोटल हो गया आपका 210। इतना रुपये का खरीदा है टोटल। इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा आपका? इसको ऐड जब करोगे, कैसे ऐड करोगे? ये 70 और 210, 210 और 70 को जोड़ो कितना आ जाएगा? 280, 280 और 100, 380। लेकिन 100 नहीं जोड़ना है, एक कम जोड़ना है, तो 380 में से एक निकल जाएगा तो 379 बच जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 280 मतलब 380, 379 आ जाएगा। ठीक, 379 रुपये टोटल खर्च हुआ उसका। यदि माना जाता है कि औसत क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होना चाहिए, 20% का लाभ होना चाहिए इसमें। ठीक है, 20% लाभ होना चाहिए, तब प्रति वस्तु विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रति वस्तु बोल रहा है भाई, प्रति वस्तु मतलब एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? ये कितने वस्तु का मूल्य है भाई? ये है आपका 7 वस्तु का था। ये कितनी वस्तु का था? ये 7 वस्तु का था, ये 9 वस्तु का था और ये 14 वस्तु का था। ठीक है, अब टोटल कितनी वस्तु हो गई? 7 9 16, 16 और 14 30। ये 30 वस्तु का था, 30 वस्तु का टोटल था। तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा भाई? बटे 30 कर देंगे। ठीक, अब इसमें जो है हमें बोल रहा है कि 20% का लाभ लेना है, तो 20% लाभ लो कितना हो जाएगा भाई? 120 बटे 100 हो जाएगा। अब यहाँ से 20 छक्का 120, 20 पंचे 100। ठीक है, अब यहाँ से अगर काटते हैं ये कट जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, अब ये हुआ 50, ये 50 क्या ऑप्शन क्या क्या दिया? अच्छा, ऑप्शन है भैया ये 15.16 और है 15.20। तीसरा है 15.24, 15.24। चौथा है आपका 15.28। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम करते हैं इसको तो नीचे कितना बचा है? 5 0 मतलब 50 बचा है। तो ऊपर कितना कर दो? अगर 2 से गुणा कर दोगे 2 बटे 2 को, तो नीचे 100 बच जाएगा। तो 100 डायरेक्ट जो है आप लगा दोगे दशमलव। तो 2 दूना 4, 4 9 36, हासिल लगा 3, 4 7 28, 28 3 31, हासिल लगा 3, तो 4 3 12, 12 और 3 15 बटे नीचे कितना हो गया भैया? 50, 50 दूना 100, ये हो जाएगा 100। तो कितना आ जाएगा आपका? 20 ये 15.16 आ जाएगा। 15.16, 15.16, ये हो गया आंसर 15.16। ठीक, ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। बी और सी 16 दिन में, ए और सी 24 दिन में, वे तीनों मिलकर। भैया ए और बी कितने दिन में? 12 दिन में कर रहा है। और बी और सी कितने दिन में कर रहा है भैया? बी और सी 16 हो गया और सी और ए 24 दिन में। 16 दिन में बी और सी, 16 दिन में बी और सी 16 दिन में, और सी और ए 24 दिन में। ठीक है, 12 16 24। तो बोल रहे तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? इसका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? 24 दूना
48 हो जाएगा इसका एलसीएम। 24 दूना 48, ठीक है। एलसीएम निकालने का कई सारा तरीका होता है। उसमें से एक तरीका ये भी है कि जो बड़ी संख्या होती है उसका पहाड़ा पढ़ दो आप, वो अगर सबसे कट जा रही है तो वही संख्या हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 24 का 24 तो 12 से नहीं कटेगा, 24 दूना 48, 12 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा, तो 48 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब क्या करोगे, इसका डिवाइड करो तो 12 चौका 48, 16 3 48, 24 दूना 48, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है आपका, ये समय है, ये टोटल कार्य होता है, टोटल वर्क होता है। यहाँ पे जो होता है वो क्षमता आती है, ठीक है, क्षमता, ठीक। अब इसको जो जोड़ देंगे, जब 4 3 7, 7 2 9, 9 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया, ये टोटल क्षमता है ना, इसे इसको जोड़ेंगे तो ए और ए 2a हो जाएगा, 2a प्लस बी और बी जोड़ देंगे कितना, 2b हो जाएगा, प्लस ये तीनों अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 ठो ए रहेगा, 2 ठो बी रहेगा और 2 ठो सी रहेगा, तो 2c हो जाएगा। ये बराबर इतने की क्षमता इतनी है। तो अब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी भाई, 2 अगर कॉमन कर लोगे वही 2 उधर जाएगा तो किसमें, भाग में हो जाएगा, तो 9/2 आ जाएगा, 9/2 ये क्या आ गया आपका, क्षमता आ गया है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, कितना समय लगेगा तीनों मिलकर करेंगे, तो तीनों की क्षमता कितनी है, तीनों की क्षमता आपकी इतनी है। तो समय बराबर क्या होता है भाई, समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। समय बराबर, जब क्षमता बराबर कार्य बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, क्षमता समय बराबर कार्य बटे क्षमता। कार्य कितना है आपका 48, बटे क्षमता मतलब भाग क्षमता, 9/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जाएगा इधर, तो 48 गुणे ये क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा, ठीक है। अब 48 दूनी कितना होता है, 96 होता है, 96/9 हो जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, 9 दहम्मा 90 दशमलव, फिर 6 बचेगा, 9 7 63, 9 6 54, 10.6, 10.6 ये है 10.6। उसके बाद जो भी हो साथ ही आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, वह यात्रा के पहले आधे भाग को इतना और दूसरे आधे भाग को इतना, तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है भैया। मान लो ये यात्रा की कुल दूरी है आपकी d है, ठीक है, पूरे यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक कितना है आपका d है। बोले यात्रा के आधे भाग को किसी और चाल से, आधे भाग को किसी और, मान लो ये है यहाँ 20 का पॉइंट, ये आधा भाग कितना हो जाएगा आपका, जब पूरा d है तो आधा भाग d/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका d/2, आधे आधे में बांट दो इसको, ठीक है। आधा भाग चल रहा है आपका किस स्पीड से, 21 की स्पीड से चल रहा है, और आधा भाग की स्पीड चल रहा है आपका 24 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो बोले पूरी यात्रा तय करने में उसको, अच्छा दूरी पूछ रहा है ना, अच्छा यात्रा की कुल दूरी पूछ रही है, दूरी पूछ रहा है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, टोटल समय दिया इसमें, हाँ 5 घंटे में पूरी यात्रा पूरी करता है, टोटल समय दिया है, तो समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। अब पहले हम देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक चलने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है भैया, ये d/2 है, दूरी कितनी है d/2, बटे चाल हो जाएगा, बटे चाल हो जाएगा तो ये चाल नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, ठीक है, प्लस समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है आपकी d/2, अभी इसमें कितना समय लगेगा d/2, चाल नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कितना समय लग रहा है, टोटल समय लग रहा है आपका 5 घंटे, ये 5 घंटे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अगर यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, d कॉमन हो सकता है, d कॉमन कर लो, बटे के नीचे क्या कॉमन है, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन कर लो। अब इसमें और इसमें 3 कॉमन हो जाएगा, गुणे 3 कॉमन कर लो, फिर बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा आपका 1/7 प्लस यहाँ पे बचेगा आपका 1/8 बचेगा, ठीक है। अब ये बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से कितना हो जाएगा d बराबर, ये 6 उधर चला जाएगा तो 5 छंग 30 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 8 × 9 8, 7 × 9 7, 8 7 15, 15/8 गुणे 7 करो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक। अब ये जो है 6 जो उधर जाएगा किसमें हो जाएगा 30 हो जाएगा, 5 गुणे 6 हो जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कट जाएगा, 15 दूना 30। अब ये 56 क्या है, इधर जो है गुणे में, अच्छा d जो है कॉमन में था भाई, बराबर नहीं है, कॉमन है, ये कॉमन था, ठीक है। अब जो है ये 56 उधर जाएगा तो किस में गुणे में हो जाएगा, तो 56 गुणे 2, 56 गुणे 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 1 11, ये आ जाएगा 112 किलोमीटर, ठीक है।
दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात इतना है, दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में इतना तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या है। भैया ये तो बिना देखे आप कर सकते हो इसको। देखो रेलगाड़ियों का अनुपात 5:6 है। पहली रेलगाड़ी का अनुपात कितना 5 अनुपात, और दूसरी की चाल कितना 6 अनुपात है। ठीक है, अब यहाँ से दिया है दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो 5 घंटे में 450 किलोमीटर, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 450 और समय कितना है 5 है, तो दूरी 450 बटे 5, 450 बटे 5 करो कितना आ जाएगा 5 9 45 90 आ जाएगा। ये दूसरी कार की चाल कितनी आ जाएगी आपकी, दूसरी कार की चाल आ जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ से ये अनुपात कितना है आपका 5:6, तो 6 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 6 अनुपात बराबर हो जाएगा 90 के, क्योंकि दूसरी कार की चाल का अनुपात कितना है 6 है, तो 6 बराबर 90 के, तो 1 बराबर 15 के। तो पहली कार की चाल की पूछ रहा है, तो पहली कार की चाल कितना है 5 अनुपात है, 1 बराबर 15 है, तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75। ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है, चौड़ाई से तिगुनी है। चौड़ाई मान लो अगर x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी तिगुनी 3x हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्षेत्रफल दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आयत का क्षेत्र आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करो कितना हो जाएगा 3x × x, तो कितना हो जाएगा भाई 3x² हो जाएगा। ठीक है, अभी क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल कितना दिया है आपका 768 दिया है, ये होगा 768। अब 3 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहीं से काट दो आपका 3 दूना 6, 1 इधर चला आया, 3 × 5 = 15, फिर 1 बच जाएगी इधर, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18। ठीक है, अब यहाँ से x² बराबर 256 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई 256 का वर्गमूल कितना होता है 16 होता है। ठीक है, 1 से 20 तक अब जो है वर्ग और वर्गमूल जो है ज्ञात कर लो। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है इसमें 16 आ गया, तो भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में L + B होता है। ठीक है, अब यहाँ से L + B कितना हो जाएगा भाई 3 और 1 करो कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा, L + B कितना आ जाएगा 4x, तो 2 × 4x करो कितना आ जाएगा 8x, 8x मतलब कितना 8x, x बराबर कितना रख दोगे आप 16 रख दोगे, तो 8 × 16 करो कितना हो जाएगा 16 × 8 = 128। ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, देखिए ये जब भी कोई अगर 3 नंबर रहे, ठीक है 3 अंक रहें, अगर उस अंक को जो है दोबारा लिख दिया जाता है तो वह संख्या हमेशा 1001 से डिवाइड होती है। ठीक है, 1001 से पूरी तरह से कट जाती है और वही 3 अंक आ जाता है आंसर। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए 3, कोई भी संख्या ले लीजिए 3 अंकों की, जैसे 8 ले लीजिए 5 3 मान लो, यही ले लेते हैं। ठीक है, अब इस 8 5 3 को अगर दोबारा फिर से लिख देंगे, क्या 8 5 3 फिर लिख देंगे, कितना हो जाएगा आपका 85,000, कितना 8,53,853 बन गया ना। अब यही संख्या देखो 8 5 3 था, फिर से 8 5 3 लिख दिए, तो ये संख्या जो होती है वो जो है 1001 से डिवाइड हो जाती है, 1001 से कट जाती है, और कटने के बाद क्या आता है यही 8,853 आ जाएगा, जो 853 है काटने के बाद यही आ जाएगा आपको। ठीक है, आप जो इसको जो है याद कर लीजिए, अगर कोई भी 3 अंकों की संख्या है उसको जो है फिर से लिख देंगे वही चीज़, तो वो संख्या 1001 से कट जाती है और वही चीज़ फिर से आ जाती है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। अब जो है क्या है आपका ABC और ABC था, ABC है, फिर बोल रहा है इसको ABC फिर से रिवाइज कर दिया जा रहा है। इसको अब बोल रहा है कि 7 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त से क्या किया जा रहा है, 7 11 और 13 के LCM से इसको जो डिवाइड किया जा रहा है। 7 11 और 13 का लघुत्तम समापवर्त कितना होता है भैया 7 11 13, 13 7 91, 13 7 91, 91 × 11, हाँ तो 11 करने में 11, 11 9 99, 99 और 1 100, ये 1001 आ गया ना। तो मतलब किससे डिवाइड करना है आपको 1001 से डिवाइड करना है। 1001 से जब डिवाइड करो क्या हो जाएगा वही फिर से आ जाएगा, ये कट के जो है वही आ जाता है, तो ABC आ जाएगा आपका। ठीक है, ABC फर्स्ट वाला। ठीक, 7 11 और 13 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है भैया, जब भी कुछ कॉमन नहीं रहता है तीनों में तो लघुत्तम समापवर्तक जो है उसी का गुणा ही हो जाता है। ठीक है, इसलिए गुणा कर दिया। एक 5 अंकों की संख्या 44 से विभाजित होती है, कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित करेगा। 44 से कट जा रही मतलब किससे किससे कटेगी 4 और 11 से कटेगी। ठीक है, 4 और 11 से कटनी चाहिए। अब ये 4 और 11 ही क्यों लिए भैया, 22 और 2 भी ले सकते हैं, ये क्यों नहीं लिए,
ये इसलिए नहीं लिए क्योंकि ऐसी संख्या लेनी है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो आपको, ठीक है। अब इसमें देखो 4 और 11 में कुछ कॉमन है नहीं, है ना, तो यही संख्या ली जाएगी बस। अब इसमें जो 22 और 2 लेते हैं तो देखो 2 तो दोनों में है ना, 2 इसमें भी, मतलब 22 में 2 कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन ले लोगे क्या हो जाएगा आपका, 2 कॉमन हो सकता है, यहाँ पे 11 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा संख्या ऐसा तोड़ो कि उसमें से कुछ भी कॉमन ना हो जाए, सह अभाज्य में तोड़ना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 और 11 में टूटेगा, तो वो संख्या जो है, जो संख्या 44 से विभाज्य होगी वह संख्या 4 और 11 दोनों से विभाज्य होगी। तो अगर 4 और 11 दोनों से विभाज्य हो जा रही है तो वो संख्या 44 से कट जाएगी, तो 4 से भी कटनी चाहिए और 11 से भी कटनी चाहिए। संख्या कौन सी है, 247 x 8, 247 x 8 ये है संख्या, ठीक है। x की वैल्यू पूछ रहा है आपका। अब जो है x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, इसमें से एक रख सकते हैं, एक नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 4 से कटने का रूल होता है कि लास्ट का 2 नंबर अगर 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या जो है 4 से कटेगी। अगर मान लो एक रखते हैं यहाँ पे 18, तो क्या जो है 4 से कट जाएगा, 18 नहीं कटेगा, तो ये पूरी संख्या भी 4 से नहीं कटेगी, ये नहीं ले सकते हैं। 2 रख सकते हैं, हाँ 2 रख सकते हैं, 4 से 28 हो सकता है। 3 रख सकते हैं, 3 भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और 4 रख सकते हैं, हाँ 4 रख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों रख सकते हैं इसमें से। अब जो ये दोनों में क्या हो सकता है भाई, अब ये दोनों में या तो 2 रख सकते हैं या तो फिर 4 रख सकते हैं, इन दोनों में से। अब देखो 11 से कटने का रूल होता है कि एक छोड़ को आप ऐड कर दिया जाता है, 2 7 9, 9 और 8 17, तो ये आ जाएगा 17 आपका, 7 2 9, 9 और 17 आ गया। अब ये कितना आ जाएगा आपका, 4 + 7, 4 + 7, 4 + x, सॉरी ये आ जाएगा आपका 4 + x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या रख दें कि जो है ये 4 इधर आने के, मतलब ये पूरा इधर आने पर या तो फिर वो 0 बन जाए, या तो फिर जो है ये देखो बराबर है, या तो फिर वो 0 बन जाए, या तो फिर इसी के बराबर आ जाए, या तो 17 आ जाए, या तो फिर उसका अंतर जो आ जाए वो 0 आ जाए, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू कितना, 2 ठो बची है, या तो 2, अगर मान लो 2 रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 6 आ जाएगा। अब ये 6 उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, 17 में से 6 जाएगा, 11 बचेगा, हाँ 11 बचेगा, तो 11 जो 11 से कट जाता है, ठीक है। 11 से कटने का रूल ही यही होता है कि उसका अंतर या तो 0 आए, या तो फिर ऐसी संख्या है जो 11 से कट जाती है। अब देखो 11 है ना, 11 तो 11 से कट जाता है, हाँ तो यही होगा, ठीक है ये। अब 4 नहीं होगा, अगर मान लो 4 रखते हैं यहाँ पे, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये 8 अगर इधर आएगा, 17 में से 8 निकलेगा, 9 हो जाएगा। अब 9 जो 11 से कटता है, नहीं करता है, तो 4 नहीं होगा, यही हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात कीजिए। 256 का वर्गमूल कितना होता है, 16 होता है, और 16 के वर्गमूल, 16 का वर्गमूल 4 होता है, उसका गुणनफल करना है, गुणनफल कर दिए, कितना हो गया गुणनफल, 64 हो गया, ठीक है। कीजिए और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात कीजिए। इसका जो है फिर वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल क्या होगा, 8 होगा, ये। दो कुर्सियाँ और एक मेज़ 170 रुपये में खरीदी, 5 कुर्सियाँ और 4 मेज़ इतने में, तो एक कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। 2 कुर्सी और एक मेज़, 2 कुर्सी मान लो के मान लो, और एक मेज़, मेज़ का m मान लो, ठीक है। कितने रुपए में भाई, 170 रुपये में है, 170 रुपये के बराबर कर दो, ठीक। और 5 कुर्सी 4 मेज़, 5 कुर्सी 4 मेज़ कितने रुपए में आपका, 530 रुपये में है, 530 के बराबर कर दो, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या, किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, के, मतलब कुर्सी बचाना है, m को जो है गायब करना है। अब जो है m गायब कैसे होगा भाई, अगर यहाँ पे 4m होता तब जो घटा देते हैं तो 4m कट जाता। अब ये 1 है, 1 को 4 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 4 से, तो इस सब में जो है 4 से गुणा कर दो, ठीक है। 4 से गुणा करो, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, 4 से गुणा करो, 4 दूना 8 के हो जाएगा। 8 के में से अगर 5 के वो निकालो, कितना बचेगा, 3 के बचेगा। अब निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि जो है इससे इसको ख़त्म करना है, इसलिए घटा दे रहे हैं, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 4 का नाम 4m में से 4m निकल जाएगा, 4 मेज़ था, 4 मेज़ चला गया, तो कितना बचेगा, 0 मेज़, कुछ नहीं बचेगा, ठीक। ये अब ये कितना हो जाएगा आपका, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 68 मतलब 680, ये कितना हो जाएगा, 680 हो जाएगा। अब 680 में से 530 निकलेगा, क्योंकि घटा रहे हैं ना, सब में से घटा रहे हैं, तो 680 में से 530 निकलेगा, 80 में से 30 निकलेगा, कितना बचेगा भैया, 80 में से 30 निकलेगा, 50 बचेगा, और 6 में से 5 निकलेगा, कितना, 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 50 रुपये आ जाएगा, 50, ये। x के पास बैंक खाते में इतना रुपए शेष हैं, 67.14 जमा करने और इतना निकालने
के बाद शेष राशि। भैया ये तो डायरेक्ट ही कर सकते हो ऐसे, देखो इतना रुपये जमा कर रहा है तो ये जुड़ जाएगा, उसमें से घट जाएगा, तो 3 4 इकाई अंक से जोड़ेंगे, 3 4 7, पहले लिख दे तब ज़्यादा समझ में आएगा। 90.53 है, और कितना इतना जमा कर रहा है, इतना जमा कर दो, 67.14 माइनस 70.16। आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है ये सब, ठीक है ना। एग्ज़ाम में आप स्क्रीन पे जब रहेगा तो डायरेक्ट जो है आप निकाल लेना, ठीक है। देखो क्या क्या करोगे क्वेश्चन में, जब देखोगे क्या हो जाएगा, 3 4 7, 7 में 6 निकले, कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। 5 1 6, इसको जोड़ना है फिर घटाना है, 6 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 0 7 7 0 7, 7 में 0 निकले, कितना हो जाएगा, 7 9 6 15, 15 में 7 गया 8, ये 87 51, ये आ गया। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः इतना है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। बड़ी संख्या बा हो गया, छोटी संख्या 6 मान लो, ठीक है। छोटी संख्या से 2 गुने से 2 अधिक, मान लो अगर छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी भैया, 2 गुने से 2 अधिक है, तो 2 गुने से 2 अधिक कर दो, ठीक है। ये अब हाँ देखो, ये छोटी संख्या आ गई, ये बड़ी संख्या, दोनों संख्या में पता चल गया। अब संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा, तो संख्याओं का गुणनफल तो 2x + 2 × x, संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। मासा कितना दे आपका 2 है, और लासा कितना है 72 है, 2 × 72 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 × 72 कितना आ जाएगा आपका 144 आ जाएगा, ये 144 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से किसके वाले पूछता, वो छोटी संख्या क्या है x, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अब ये जो ऑप्शन दिया है आपका x की वैल्यू दिया है, मान लो अगर x बराबर 4 लेते हैं, ये पहला ऑप्शन, x बराबर 4 लेते हैं तो गुणनफल कितना आ जाएगा भाई, देखो 144 आता है कि नहीं आता, अगर आएगा तो 4 ही सही हो जाएगा। अब x बराबर 4 अगर लेते हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर गुणे हो जाएगा कितना, 4 दूना 8, 8 और 2 10, 10 गुणे 4 करो 40 आएगा, आना कितना चाहिए 144, तो 4 नहीं होगा, ये गलत हो गया, ठीक है। अब 6 लेते हैं, मान लो 6 जब लोगे यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 छंग 12, 12 और 2 14, 14 गुणे 6 करो कितना 14 छंग 84, तब भी नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, 4 6 8 लेते हैं मान लो, ठीक है। 8 लोगे कितना, ये 8 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 2 18, 18 गुणे 8, 18 8 144, ये से 144 आ गया, तो मतलब यही होगा ये। दिया है यदि 4:5 इतना इतना बराबर इतना, देखो 4:5:12/10 समानुपाते x/6:9/2, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा 4/5 गुणा लग के क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, पहले तो ये कट जाएगा, 2 छंग 12 2 पंचे 10, फिर गुणा होने के बाद क्या होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाता है, ये 5/6। समानुपात का मतलब बराबर होता है, बराबर कर दो, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा भाई x/6, अब अनुपात का मतलब भाग ही होता है, तो भाग को रहता है तो गुणा करके नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाले नीचे, 2/9 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ये 6 से 6 चला गया आपका, ये 5 से 5 चला गया आपका, ये 2 दूना 4 हो गया, और 2 9 18 आ गया, 9 इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, 9 दूना 18, ठीक है। 18 ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दिया है 750 के 80% के 120% के 40% ज्ञात कीजिए। देखो भैया परसेंट कितनी बार दिया है, परसेंट 3 बार दिया है, तो 1% को जब बदलेंगे तो परसेंट का मतलब बटे 100 होता है, 1% हटेगा तो दो बार 0 आएगा, बटे 100 में आएगा तो 2 बार 0 आएगा, तो ऐसे कितना परसेंट है 3% है, 1% के पीछे 2 बार 0, तो 3% के पीछे 3 बार 0, मतलब 3 दूना 6 बार 0 नीचे आएगा। और ऊपर कितना बार 0 है भैया, 750 में 1 0 है, 80 में 1 0 है, 120 में 1 0 है, 40 में 1 0 है, 4 0 है ऊपर 4 0 नीचे 6 0, तो कितना हो जाएगा 4 0 से 6 0 नीचे वाला कट जाएगा, तो ऊपर के नीचे कितना 0 बचेगा, 2 0 बचेगा, और ऊपर क्या क्या बचेगा आपका 75, फिर के का मतलब गुणा होता है, गुणे 8, फिर गुणे 75, फिर गुणे 8,
फिर गुणे 12, फिर गुणे 4, ठीक है, बटे नीचे कितना जीरो बचा है आपका, 2 जीरो बचा है नीचे, ठीक है। अब इसका जो है गुणा करेंगे तो 75 गुणे 8 करेंगे, 8 पंचे 40, 8 सते 56, 56 और 4 60, 600 आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह अब 600 आ गया। अब 600 से ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा आपका, ठीक है। अब इसकी जगह कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इसकी जगह कितना आ जाएगा भैया, 12 चौक 48 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 48 गुणे 6 करोगे, 6 8 48, लास्ट में 8 आएगा। लास्ट में 8 किस में है, इसी में है। और भी करना चाहते हो, 6 8 48, 6 को 24, 24 4 28, ये आगे 288, ये हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यदि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई और उस पर 50 रुपये मरम्मत के रूप में खर्च किए गए और इसे अंकित मूल्य पर इतने में बेचा जाना चाहिए जो कि लागत मूल्य का, भैया देखो 300 रुपये में ख़रीदा है तो 50 रुपये मरम्मत के रूप में दे दिया है। तो 300 रुपये ख़रीदा था वो, ठीक है, तो 50 रुपये जो है और मरम्मत के रूप में लग गया, तो कितना रुपये लग गया उसके पास से, 300 + 50 कितना लग गया भैया, 350 रुपये उसके पास से गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, और इसे ये लागत मूल्य क्या होगा आपका, हाँ इतना लगा है आपका, ये लागत मूल्य है, ठीक है, मरम्मत के रूप में, और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए। अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर, अभी तो अंकित मूल्य निकला नहीं है, तो अंकित मूल्य कितना होगा इसका, अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए जो कि लागत मूल्य का 110% है, जो कि लागत मूल्य का 110% है। इसका 110% क्या है, एमपी है, तो इसका 110% निकाल लो भाई, 110% का मतलब बटे 100, ये अब पूरा क्या हो गया आपका, ये पूरा हो गया आपका एमपी हो गया, ठीक है, ये एमपी हो गया, ठीक। अब जो है एमपी पर बोल रहा है 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए। अब अगर जो इसको 20% लाभ पर बेचना है तो क्या हो जाएगा, 120/100 हो जाएगा। कोई भी चीज़ 100% होती है तो 20% लाभ पर बेचेगा तो 120% हो जाएगी, ठीक है। 120% मतलब 120/100। अब ये पूरा क्या हो गया आपका, एसपी हो गया, ठीक है, 20% लाभ पर बेच दिया है, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा आपका, एसपी हो जाएगा। अब इसको काटो पीटो, किसकी वैल्यू पूछ रहा है यहाँ से, तो आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। हाँ, तो अब ये तो पूरा हो गया, एसपी हो गया पूरा। अब जो इसको काटो पीटो कितना बचेगा भाई, ये 1 0 से 2 0 से 2 0 चला गया आपका, और ये 1 0 से 1 0 चला गया, ठीक है। अब जो है गुणा करते हैं, मान लो गुणा क्या, काट ही दो, 5 दूना 10 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया यहाँ से, फिर 2 छंग 12 ये हो गया, फिर 7 छंग 42, 42 गुणे 11, 42 गुणे 11 करोगे, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 2 46, 462, ये आ गया 462, ठीक है। लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है। भैया 20% और 10% की दो लगातार छूट दी जाती है। 20% की वैल्यू होती है आपकी 1/5। 1/5 का मतलब 5 था, 1 की छूट दे दिया, कितना हो जाएगा 4। 5 से 4 हो गया पहले वाले में, ठीक है। और दूसरे वाले में 10% की छूट, एक बार और 10% की छूट दे रहा है। 10% की वैल्यू 1/10। 1/10 मतलब 10 था, 1 की छूट दे दिया, तो कितना हो जाएगा 10 से 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अब पहले कितना हो जाएगा, ये 5 गुणे 10 करेंगे क्या हो जाएगा, पहले वाला मतलब अंकित मूल्य हो जाएगा, 5 दामा 50 और 4 9 36, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका अंकित मूल्य, क्योंकि ये अंकित मूल्य था, और ये हो गया आपका एसपी विक्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है, दो लगातार छूट किस एक छूट के बराबर हैं। दो लगातार छूट लागू की जाती है, प्रतिशत छूट क्या है, लागू होने वाले कुल प्रतिशत छूट क्या है, ये वाला कुल ही निकलेगा। अब जो छूट देंगे तो यहाँ से क्या है भैया, 50 था 36 में बेचेगा तो कितने का छूट दिया है, 36 4 40 10 50, 14 की छूट दिया है, किससे दिया है 50 से गुणे 100। यहाँ से 50 दूना 14 दूनी 28, ये आ गया आपका 28%। ये ऑप्शन नंबर सेकंड। ब्याज दर ज्ञात कीजिए जब 1000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज इतना रुपये 440 रुपये प्राप्त होता है। देखो भैया साधारण ब्याज दिया है आपका चाहिए 440, और आप जो है जानते हो I = PRT/100 होता है, ठीक है। अब यहाँ से I कितना दिया है, 440 दिया है, 440 = P कितना है, मूलधन 1000 है, 1000 गुणे R तो पूछ ही रहा है, गुणे T दिया आपका 5 वर्ष बटे 100 है, 100 कर दो, ठीक है। अब यहाँ से ये 00 से ये 00 गया, इस 0 से 0 चला गया। अब ये 5 इधर आएगा तो इसमें भाग में हो जाएगा, तो 44 में 5 से भाग दो, कितना आ जाएगा 5 8 40, फिर दशमलव उतरेगा, फिर 4, फिर 5 8 40, 8.8% आ जाएगा, 8.8%। ये
वह समय ज्ञात कीजिए जिसके लिए 1000 रुपये मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 331 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ है। भैया देखो 1000 रुपये क्या है आपका मूलधन है, पी है, और 331 रुपये ब्याज मिल जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा उसके पास, 1000 था 331 जुड़ जाएगा तो 1331 रुपये हो जाएगा आपका। ये क्या है आपका मिश्र धन है, ठीक है। 331 मिलने के बाद मिश्र धन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है 10% के ब्याज की दर पर। 10% का मतलब क्या होता है भाई, 10% की वैल्यू होती है आपकी 1/10। इसका 1/10 का मतलब क्या है कि 10 रुपये अगर मूलधन था तो 1 साल का ब्याज 1 रुपये होगा, ठीक है। 1 साल का ब्याज 1 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो पहले साल में कितना हो जाएगा, पहले साल में मिश्र धन कितना हो जाएगा, 10 था, 1 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा पहले साल में। अब ये 10 से 11 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है भाई, यहाँ पे आपका 10 से क्या है 1000 है। अब जो है इसका गुणा 10 का गुणा कितनी बार कर देंगे कि 1000 पहुँच जाएगा, मतलब 10 की पावर कितना कर देंगे कि 1000 हो जाएगा। क्योंकि CI जब भी निकालते हैं, CI जो है पावर में देखा जाता है, घात से मतलब होता है उसमें। तो 10 की पावर कितनी कर दें कि 1000 हो जाएगा। आप कहोगे 10 की पावर 3 कर देंगे, 10 की पावर 3 कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। अब देखो 11 की पावर 3 करने के बाद इतना आ रहा है, हाँ 11 की पावर 3 जो है, 11 का घन जो है 1331 होता है, हाँ मतलब पावर 3 करने के बाद ये मिल रही है, मतलब 3 साल लगेगा इसको ऐसे करने में, ठीक है। 3 साल 3 वर्ष, ये हुआ आंसर आपका। 3 साझेदार A, B और C के अनुपात में लाभ साझा करते हैं। यदि लाभ में C का हिस्सा A की तुलना में 200 अधिक है, C का हिस्सा A की तुलना में 200 अधिक है। भैया अनुपात कितना है, A, B और C का अनुपात है 4:5:6। तो यहाँ से देखो C जो है A से कितना अधिक है, C जो है A से 2 अधिक है। अब इसमें एग्जैक्ट कितना अधिक है, 200, क्वेश्चन में कितना दिया 200, तो 2 बराबर किसके हो जाएगा, 200 के हो जाएगा। अब यहाँ से 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1 बराबर 100 के हो जाएगा। अब किसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ। तो ये क्या, ये टोटल लाभ बटा था, तो कुल कितना हो जाएगा भाई, कुल हो जाएगा आपका 4 5 6 6 9 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 हो जाएगा टोटल का पूछ रहा है कुल। 1 बराबर 100 है तो 15 बराबर 1500 हो जाएगा, ये 1500। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। होमवर्क मतलब आप जो खुद से ट्राई करेंगे और उसका जो है रिप्लाई मुझे कमेंट में देंगे, ओके। कमेंट में आप रिप्लाई करेंगे और अगर नहीं आएगा तो अगली वीडियो में इसका जो है बताऊंगा, ठीक है। और डेली जो है आपको एक क्वेश्चन दूंगा, लास्ट वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। वो जो है आपको खुद से करना है और उसका जो रिप्लाई करना है अगले दिन जो है उसका करवाऊंगा, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।